नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने छत्तीसगढ़ की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर जशपुर से है, जहां कोरोना जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम से मारपीट का मामला सामने आया है। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी लोगों ने मारपीट की है। पत्थल गांव थाना क्षेत्र के सार समाल गांव की ये पूरी घटना तस्वीरें भी आपको सामने दिखा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मारपीट करने वालों की पहचान अब की जा रही है। ये झूमर झटकी इस गांव में और स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट का आरोप है। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस के साथ भी मारपीट का आरोप है। हाँ, बुला देता हूँ। रुकिए। पत्थल थाना क्षेत्र के सारस साल का ये पूरा मामला। था ना, मैं फोन लगा था। बताया ये जा रहा है कि जशपुर में कोरोना जांच के लिए यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जिससे मारपीट की गई और जब बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी तो फिर उनके साथ भी मारपीट की गई है। पत्थल गांव के सारस माल गांव की ये पूरी घटना है। हाँ, बुला देता हूँ। रुकिए। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। था ना, मैं फोन लगा था। हाँ, बुला देता देखिए कि एक व्यक्ति जिसे काबू में पाने के लिए पुलिसकर्मी संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। संजीव, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, वो दो लोगों से भी काबू में नहीं आ रहा है। पूरा मामला क्या था? जी बता दें कि पूरा मामला कोरोना जांच के लिए गांव में टीम गई हुई थी। उस टीम के साथ एक व्यक्ति जो है, जो वीडियो दिख रहा है, ये दारू पी के उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो कोरोना की जांच करने गई थी डॉक्टर की मेडिकल टीम, जिन्होंने फोन करके पुलिस स्टाफ को बुलाया। एक सिपाही वहां गया उस गाँव में शांत कराने के लिए और उसको पकड़ के हिरासत में लेने की कोशिश किया, तो उसके साथ धुआंधक्की करने लगा। ये फिर पुलिस से और टीम आई, फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया अभी। जी, तो स्वास्थ्य कर्मियों से भी क्यों विवाद किया गया? वो तो जांच करने पहुंची थी, मामला क्या था इसमें? मामला कोरोना के जांच के लिए गए थे। गांव में कोरोना की जांच चल रही है और गांव जाकर कैंप लगा रहे हैं। कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रहे हैं कि कोरोना है या नहीं है। कोरोना पुष्टि होने पर उनको इलाज कराया जा रहा है। इसी बात से लेकर और शराब पिया हुआ था व्यक्ति और इलाज करने लगा कि आप लोग ले जाते हैं और बंद कर देते हैं हमको। इस कारण से विवाद होने लगा और बाकी लोगों को भी वहाँ पर वो डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए उस व्यक्ति को वहाँ से हटाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस के एक जवान के साथ वो हाथापाई करने लगा। तो संजीत, मतलब यानी कि इस पूरे विवाद की जड़ एक व्यक्ति है जो कि शराब के नशे में इस तरह से उपद्रव करता हुआ नजर आया। जी 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 संजीत, अब पुलिस ने क्या गिरफ्तारी कर ली है? जी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक व्यक्ति शराब के नशे में पहले स्वास्थ्य कर्मियों से उलझता है, जब पुलिस वहां पहुंचती है तो फिर पुलिस कर्मी से भी उलझता है। काबू पाने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी हो गई है। शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये वीडियो सामने आया है। आप देखिए, ये व्यक्ति जो कि पुलिस से उलझ रहा है। हाँ, बुला देता हूँ। रुकिए। कोरिया से खबर है, जहां पुलिस ने 50 लाख कीमत के अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है। ट्रक में 320 पेटी शराब रखी हुई थी, जो कि करीब 1755 लीटर बताई जा रही है। पुलिस को जानकारी मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी ट्रक ड्राइवर ट्रक को पेट्रोल पंप पर छोड़कर फरार हो गया। उसको पहले से पता चल गया था कि पुलिस कार्रवाई करने वाली है। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। वहीं पुलिस ट्रक ड्राइवर की अब तलाश कर रही है। 50 लाख की अवैध शराब जब्त करने का यह पूरा मामला। तो आरोपी ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर पेट्रोल पंप पर फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई की है और 320 पेटी शराब इस ट्रक से बरामद की गई है। ये शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां ले जाई जा रही थी, इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है, ये अवैध शराब जो ट्रक में भरकर ले जाई जा रही थी, सरवर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। सरवर, ये मामला सामने आया है और 50 लाख की अवैध शराब जब्त हुई है, क्या है पूरी जानकारी?
जी बिल्कुल विवेक जी, बताना चाहूंगा कोरिया पुलिस की बड़ी कामयाबी हुई जहां अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। इसमें 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। एक ट्रक जब वो कोरिया जिले में इन किया था और उसके द्वारा मुखबिर को सूचना मिलती पुलिस को, फिर लगातार पुलिस गाड़ी पे नजर बना के रखी थी, लेकिन जो ड्राइवर था पेट्रोल पंप पे ला करके खड़ा करके फरार हो जाता है। पुलिस इस ट्रक को जब्त करके पंचनामा बना करके उसमें जो 50 लाख की अवैध शराब है उसको जब्त करती है। और अभी फिलहाल में जो ड्राइवर है और जो उसके मालिक है उसकी तलाश कर रही है। जी तो कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि ट्रक तो पुलिस के हत्थे है, नंबर प्लेट से कुछ ऐसी जानकारी रजिस्ट्रेशन से जो सामने आई हो? जी बिल्कुल बताना चाहूँ, जो नंबर प्लेट पे नंबर दिया हुआ है यूपी 14JT 1225, इससे पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये नंबर फर्जी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा जो बताया गया। अभी जो भी ड्राइवर की तलाश कर रही है, जो मोबाइल नंबर से जो पेट्रोल मालिक है उससे बात हुई है, उसको लेकर के अभी पुलिस। अब सवाल ये सरवर की पुलिस की कार्रवाई से पहले ड्राइवर फरार कैसे हो गया, उसको जानकारी कैसे मिल गई? जी जैसे गाड़ी में बताया जा रहा है डीजल खत्म होने के बाद ही वहाँ पे गाड़ी को वहाँ पेट्रोल पंप पे छोड़ता है और फिर फरार हो जाता है। पुलिस को जानकारी मिलती है, लेकिन लगातार ये मालूम था कि पुलिस को MP से जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगता है कोरिया जिला और गाड़ी इन कर रही है, जानकारी मिलती है और पुलिस इस पर लगातार नजर बनाए रखी है। लेकिन जब पुलिस को जानकारी मिलती, जब तक ये ड्राइवर वहाँ से फरार हो जाता पेट्रोल पंप में गाड़ी खड़ा करके। जी शुक्रिया आपका सरवर जानकारी के लिए। और खबर है रायपुर से, जहां ठग गिरोह के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। नाइजीरियन गैंग के 2 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। फेसबुक पर दोस्ती कर महिला से की थी लाखों रुपए की ठगी। महिला से ठगे थे करीब 7.5 लाख रुपए। महिला को भरोसे में लेकर कई किस्तों में पैसा ट्रांसफर करवाया गया था। दिल्ली से गिरफ्तार कर दोनों ठगों को अब रायपुर लाया गया है। तो ये शातिर ठग जो कि एक महिला को अपने जाल में फंसाया और कई किस्तों में 7.5 लाख रुपए महिला से ट्रांसफर कराए। इसके बाद महिला को जब आभास हुआ था तो इस मामले की शिकायत महिला ने पुलिस में की थी और अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने महिला को थोड़ा सा सफेद दाग की समस्या है और अधेड़ महिला है, उसके आधार पर इन लोगों ने इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसे ही रहा है कि ये अकेली और या परित्यक्त या इस तरह की नीडी महिला या जिसके पास कोई मेडिकल इश्यू हो, वैसे लोगों को ये लोग लेकर के झांसा देते थे और अपने जाल में फंसाते थे। इस केस में भी ऐसा ही इन लोगों ने किया है, इस महिला को फंसाया और टोटल 5 ट्रांजेक्शन में 7,53,000 रुपए इन 860 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ब्यूरो चीफ देवेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, ये बड़ा खुलासा हुआ है और 7.5 लाख की ठगी का ये पूरा मामला, क्या जानकारी पुलिस के पास अब तक? देखिए, उस जानकारी पुलिस की ओर से आई है, उसके मुताबिक दोनों नाइजीरियन जो आरोपी हैं, ये रायपुर के खमताई में रहने वाली एक महिला के साथ इन्होंने ठगी की है। महिला को चेहरे में कुछ दाग था, तो उनकी तस्वीर को देखने के बाद उन्होंने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजा आरोपियों ने और उनके साथ लगातार संवाद करते रहे। इसी बीच उन्होंने दवाई भेजने की बात कही और कुछ दवाइयां उन्होंने भेजी भी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार उनसे उनकी बातचीत हुई तब दवाई भेजने की बात कही गई नाइजीरिया से और दवा आने की बात कहते हुए कभी ड्रग कंट्रोल के नाम पर, कभी चेकिंग के नाम पर अलग अलग कारण बता करके इन्होंने कई किस्तों में लगभग 7.5 लाख रुपए महिला से ठग लिए। जब तक महिला को समझ में आता कि उसके साथ ठगी हो रही है, तब तक उसने 7.5 लाख रुपए नाइजीरियन जो 2 लोग हैं, आरोपी हैं, उनको महिला दे चुकी थी। बाद में उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया, तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई और रायपुर से टीम को दिल्ली रवाना किया गया। रायपुर में टीम काफी समय तक रही, उनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए, जिन खातों के जरिए पैसों का लेन देन हुआ था उन खातों धारकों तक पहुंचा गया। तब पता लगा कि जो ठगी के मास्टरमाइंड हैं वो दोनों नाइजीरिया के रहने वाले लोग हैं और भारत में रह करके वो ठगी का काम कर रहे हैं। तो रायपुर पुलिस ने दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया, बाद में उनको रायपुर लाया गया, जहाँ पर पुलिस ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। और फिलहाल न सिर्फ 420 के मामले में, ITS के मामले में, बल्कि अवैध तरीके से बगैर पासपोर्ट भारत में रहने के लिए जो धारा 14 होती है फॉरेन एक्ट, उसके तहत भी दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो देवेश, इनकी गैंग में यही 2 लोग हैं और भी हैं? देखिए, फिलहाल पुलिस जो जानकारी दे रही है उसके मुताबिक 2 ही लोग
गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि यही मास्टरमाइंड और सरगना इनको कह सकते हैं इस पूरे ठगी का। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस महिला के साथ ठगी की गई, उसी तरह से नाइजीरियन गैंग ने और कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि सेंटिमेंटल ढंग से ठगी को अंजाम दिया जाता था। कोई आमतौर पर जब बीमार होता है तो उसको भरोसे में लेने के लिए विदेशी दवाई की बात कहते हुए लोग आसानी से उनको झांसे में आ जाया करते थे। खासतौर पर चेहरे में दाग, हाथ में दाग, इस तरह के जो सौंदर्य से जुड़े हुए चीजें हैं उनको लेकर के लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, और यही वजह है कि इस तरह के गैंग के झांसे में लोग आते हैं। तो फिलहाल रायपुर की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब जब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी तब यह पता चलेगा कि इन्होंने आखिर कितने लोगों के साथ ठगी की है और किन किन राज्यों में इन लोगों ने महिलाओं को शिकार बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका देवेश तिवारी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल दिगेश्वर सरकार गिरफ्तार किया गया है। वर्दी का रौब दिखाते हुए धमकी देने का भी आरोप है। माना थाना क्षेत्र की ये घटना है और अब गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल जिसे गिरफ्तार किया गया है, वर्दी का रौब दिखाया था और एक छात्रा से छेड़छाड़ भी की थी, ये आरोप था। अब गिरफ्तारी हो गई है। ये उसके मोहल्ले में गए और उसको आई लव यू बोलने लगे। उसने मना किया तो उसको गाली गलौज करने लगे, जिसकी सूचना उसने मेरे बड़े भैया को दिया। उसके बाद यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज कराया है। उसकी रिपोर्ट पर धारा 354 आईपीसी से अपराध पंजीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने बस्तर अंचल से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स को 30% डिस्काउंट पर लोह अयस्क देने की मांग की है। इससे निवेश बढ़ेगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा केंद्र लगाने का भी आग्रह किया गया है। लघु वनोपज, वन औषधियों की प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन स्थापना के लिए अनुदान, इंद्रावती नदी पर बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए सहयोग, आकांक्षी जिलों में आजीविका के साधन विकसित करने के लिए कलेक्टर को हर साल कम से कम 50-50 करोड़ रुपए देने की भी मांग की गई है। बस का कहना है कि उसमें नक्सलवाद के खात्मे के लिए कुछ सुझाव नहीं दिख रहा है। मोदी जी का बयान है 15 साल उन सत्ता में रहे भाई, तो वो लोग तो खत्म कर नहीं पाए, है ना। और वो जैसे जैसे वो इलाज करते गए मर्जा और बढ़ता गया, तो बीमारी बढ़ती गई उनमें। तो कहाँ 3 ब्लॉक में था वो 14 जिले में फैल गया। ये तो उनकी उपलब्धि है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे गए पत्र पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। नक्सलवाद के लिए सरकार की ओर से अब तक किए गए कोई भी ठोस कार्य नजर नहीं आए हैं और केवल ये कभी प्रधानमंत्री को कभी गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं। आज जो पत्र लिखा गया है उसमें नक्सल समस्या को लेकर कोई बेहतर सुझाव नहीं है। सरकार के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जानी चाहिए, अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है कि जिस दिशा में कहा जा सके कि नक्सली उन्मूलन के लिए सरकार ने कोई अच्छा ठोस प्रयास किया है। केवल और केवल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना, गृह मंत्री जी को पत्र लिखना, मंत्रियों को पत्र लिखना, प्रदेश सरकार केवल राजनीति करना चाहती है। मुख्यमंत्री जी केवल राजनीति करना चाहते हैं। उनको नक्सल समस्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि केवल राशि यहां पर आ जाए, इतनी ही उनकी चिंता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जनवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2020 तक छत्तीसगढ़ में कितनी नक्सल घटनाएं हुई हैं और जो नक्सलवाद कम करने या खत्म करने की जो बातें कही जाती हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, वो वाकई में कितनी धरातल पर उतरी हैं। आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कुल 207 नक्सली मुठभेड़ हुई हैं जनवरी 2019 से अक्टूबर 2020 तक। 2019 में 122 मुठभेड़ हुई हैं और बात की जाए यदि 2020 की, तो अब तक यानी कि अक्टूबर तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 85 मुठभेड़ हुई हैं। 2019 में 80 नक्सली मारे गए, 2020 में 28 नक्सली
मारे गए। 2019 की बात की जाए तो 19 जवान शहीद हुए और 2020 में 31 जवान शहीद हुए। 2019 में नक्सल हिंसा से 46 नागरिकों की मौत हुई। ये आम लोग हैं। 2020 में 40 नागरिकों की मौत हुई है। और बात की जाए 2019 में 315 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और अक्टूबर 2020 तक 222 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अभी भी है। और बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर सीएम भूपेश बघेल ने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा है कि एनडीए की जो सरकार बनी है वो कब तक टिकेगी देखना होगा। सुशील मोदी जैसे अनुभवी नेताओं को क्यों हटाया गया, आखिर माजरा क्या है? नीतीश कुमार का कहना है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? शपथ ले ली, कब ले रहे? 4 बजे। 4 बजे। हमारी शुभकामनाएं, बधाई। सर बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है बिहार में। वो उनकी पार्टी का मामला है, वो 2 नहीं 20 रखे, हमको क्या करना है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है और इस बार दिवाली के बाद भी हवा साफ रही। इसके अलावा वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आई है। पर्यावरण संरक्षण मंडल की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले वायु प्रदूषण में रायपुर में 5.8%, बिलासपुर में 7.5% और भिलाई में लगभग 9.5% कमी आई है। मंडल ने इन्हीं 3 शहरों को आधार मानकर आंकड़े जारी किए हैं और आपको बता दें कि इस साल सरकार ने पटाखे जलाने के लिए समय सीमा तय कर दी थी। इस बार दिवाली में छत्तीसगढ़ की हवा साफ हुई है। पर्यावरण संरक्षण मंडल के आंकड़ों की माने तो बीते 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। रायपुर, बिलासपुर और भिलाई जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार रायपुर में प्रदूषण 5.89%, बिलासपुर में 7.52%, वहीं भिलाई में 9.3% तक कम हुआ है। वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आई है। रायपुर में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 3.62% तक घट गया है। इस बार सरकार ने लोगों से अपील की थी कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और जितना हो सके उतना कम पटाखे जलाएं। समय भी तय कर दिया गया था। रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने का समय तय किया गया था। तो ये माना जा सकता है कि सरकार की जो पहल रही और लोगों में जो जागरूकता देखने को मिली उसका असर इस बार नजर आ रहा है और इस बार छत्तीसगढ़ की हवा पहले से साफ है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर।